गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन 16 लोकतंत्र एवं सामाजिक आंदोलन देखेंगे। तो चलिए बुक की ओर आगे देखते हैं और समझते हैं। 16.1 में देखेंगे सामाजिक आंदोलन की अवधारणा एवं परिप्रेक्ष्य। परिप्रेक्ष्य मतलब जो ऐसी चीज़ें ठीक परस्पर बिल्कुल उसी रूप में दिखाई देती हो जैसे एक साधारणतः व्यक्ति के आंखों में दिखाई देता है। तो ये जो सामाजिक आंदोलन की जो अवधारणा है उसके संबंध में देखना है। पिछले अध्याय में हमने लोकतंत्र में आम व्यक्ति यानी हमारी अपनी भागीदारी के बारे में जानने की कोशिश की। हमने देखा कि लोकतंत्र में अलग अलग माध्यमों से शासन में भागीदारी की व्यवस्था की गई है। जिस तरीके से हमने पिछले अध्याय में इन सारी चीज़ों में देखा कि किस तरीके से जो लोकतंत्र में जो हमारी भूमिका है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, तो उनका अपना अलग अलग योगदान है और वो अलग अलग तरीकों या माध्यम या जरिए से अपना योगदान वो सुनिश्चित कर रहे हैं। हमने यह भी देखा कि लोकतंत्र में भागीदारी के लिए वयस्क मतदान निश्चित आयु के बाद सभी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार, जो कि कितनी 18 वर्ष के बाद निश्चित की गई है। तो लोकतंत्र में भागीदारी होने के लिए उसे वयस्क मतदान करने का उसे अधिकार है। सक्रिय दबाव समूह और मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। सक्रिय रूप से जो दबाव समूह जिसके बारे में हमने पढ़ चुका कि किस तरीके से दबाव समूह क्या है, दबाव डालकर अपनी ज़रूरतों, आकांक्षाओं, इच्छाओं को वो पूर्ति कर या पूरा उसे करवाती है। तो मीडिया की भूमिका भी कैसी होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जन भागीदारी के इन साधनों के अलावा भी भागीदारी के कोई अन्य प्रकार हो सकते हैं? आमतौर पर एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में शासन द्वारा ही मतदान, अपनी बात बोलने की स्वतंत्रता, समूह बनाने की स्वतंत्रता आदि अधिकार व्यक्तियों को दिए जाते हैं। लेकिन एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की मजबूती इसी में है कि उसमें लगातार ऐसे और साधन प्रयोग किए जाए। जिस तरीके से हमने तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें देखी जिस तरीके से मतलब लोगों ने किस तरीके से लोकतंत्र में अपनी भागीदारी को निभाया है। तो इसके साथ यहाँ पे सवाल ये है कि व्यक्ति किस तरीके से भागीदारी होती है, लोगों की भागीदारी है वो किस तरीके से या अन्य कोई प्रकार हो सकते हैं, इसके बारे में। तो आमतौर पर क्या होता है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो शासन क्या है, शासन के द्वारा क्या कर सकते हैं, हम उसे चुन सकते हैं मतदान के माध्यम से, या अपनी बात जो भी बात है या सोच विचार जो है उसे स्वतंत्र रूप से बताया जा सकता है। और साथ ही साथ स्वतंत्र रूप से समूह बनाने की भी स्वतंत्रता का भी अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को दिए जाते हैं। लेकिन फिर भी इन सारी चीज़ों के बावजूद भी क्या है कि हमें जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की मजबूती को क्या करना है, बनाए रखना है कि उसमें लगातार ऐसे और साधन प्रयोग किए जाए जो शासन में नागरिकों की भागीदारी को बढ़ाते हैं या शासन को विभिन्न सामाजिक तबकों के हितों में कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। मतलब हमें और भी ऐसे तरीके निभाने तरीके अपनाने चाहिए जिससे जो शासन में लोगों की जो भागीदारी है वो बढ़ सके तथा शासन को क्या है, समाज के जो विभिन्न तबके के लोग हैं उनके हित के लिए, उनके कल्याण के लिए कार्य करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, उनको प्रेरित करना चाहिए ताकि वो भी लोकतंत्र में अपनी जो भागीदारी या जन भागीदारी है उसको वो कायम कर सके। आगे देखते हैं, सामाजिक आंदोलन किसी देश या समाज में किसी समूह द्वारा अपनी मांगों के लिए मिलकर किया गया प्रयास होता है। कौन सा ये सामाजिक आंदोलन क्या है, किसी देश या फिर समाज में समूह बनाकर जो अपनी मांगों को पूरा करके मिल करके किया जाता है। कौन सा ये सामाजिक आंदोलन, उसे पूरा करने की या फिर उन जो ज़रूरतें हैं उसे मांग की जाती है या प्रयास की जाती है। यह हम हमारे देश में हाल में हुए कुछ आंदोलन के संदर्भ में यह समझने का प्रयास करेंगे कि आगे देखते हैं कौन कौन से बताए गए हैं, जिसमें 60.1.1 में देखेंगे कि नियमगिरी में डोंगरिया, कोंडाव,
का आंदोलन। छत्तीसगढ़ के पूर्व में ओडिशा राज्य है। यहाँ नीलगिरी नाम की एक पहाड़ी है जिसमें बॉक्साइट, एल्यूमीनियम, अयस्क का भंडार है, जो कि हम सभी जानते हैं कि आप इसे मानचित्र में भी आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के नक्शे के अगर में भी देखें तो ये आपको पूर्व दिशा में दिखाई देगा उड़ीसा राज्य, जो कि वहाँ की एक नीलगिरी नाम की एक पहाड़ी है जहाँ से क्या प्राप्त, बॉक्साइट, एल्यूमीनियम, अयस्क का क्या है वहाँ भंडार है। राज्य सरकार ने इसके खनन के लिए एक कंपनी से 2004 में करार किया था। मतलब राज्य सरकार के द्वारा उस वहाँ खनन करने मतलब खुदाई करने के लिए एक कंपनी ने क्या है 2004 में उसे अनुमति दी थी। यह एक वन्य क्षेत्र है, मतलब जो जहाँ खुदाई होगी या खनन होगी वह एक कैसा क्षेत्र था, वन क्षेत्र, मतलब वनों से आच्छादित था। वन वहाँ बहुत अधिक मात्रा में थे, इसलिए यहाँ खनन के लिए वन विभाग की अनुमति जरूरी थी, क्योंकि ये किससे संबंधित था, वन क्षेत्र से संबंधित था। इसलिए खुदाई के लिए किसकी जरूरत, वन विभाग की अनुमति की वहाँ पे जरूरत थी। कंपनी ने सभी आवश्यक अनुमति प्राप्त कर ली। 27 जनवरी 2009 का दिन था। कंपनी की मशीनें खनन प्रारंभ करने के लिए पहुंच चुकी थी। उसी दिन सुबह से ही इस क्षेत्र में रहने वाले लोग नीलगिरी पहाड़ी के चारों ओर जुटने लगे। ये भी क्या है, वन विभाग की तरफ से वहाँ पे भी उसकी अनुमति उन्हें प्राप्त कर ली। तो जो खनन जिसको मिला करने की अनुमति जो दी गई थी वो 27 जनवरी 2000 का जो दिन था, उस दिन क्या है कंपनी वहाँ उन जगहों पर खनन करने की शुरुआत कर चुकी है। लेकिन उसी दिन ही क्या होता है कि वहाँ के रहने वाले लोग नीलगिरी पहाड़ी के चारों ओर क्या होने लगे, जुटने लगे। देखते ही देखते हजारों की संख्या में लोग एकत्र हो गए। एक आंकड़े के अनुसार लगभग 10,000 महिला व पुरुष एकत्र हो चुके थे। ये लोग नहीं चाहते थे कि नीलगिरी पहाड़ी में खनन कार्य किया जाए। इन लोगों ने बुलडोजरों से नीलगिरी को बचाने के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया था। इस प्रकार 70 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाकर पूरे नीलगिरी पहाड़ी को घेर लिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वो अपने नीलगिरी पहाड़ी को बचाने के लिए लोगों ने इकट्ठा होकर के किस तरीके से आंदोलन किया था। तो ये लोगों ने कम से कम 10,000 जो स्त्री पुरुष थे, इन लोगों ने मिल करके उस नीलगिरी की पहाड़ी में जो खनन कार्य किया जा रहा था उसे रोकने के लिए 70 किलोमीटर की लंबी श्रृंखला मतलब एक दूसरे से जोड़ करके उन्होंने एक श्रृंखला बनाया और वो नीलगिरी जो पहाड़ी थी उसे उन्होंने घेर लिया। प्रदर्शनकारियों के पास जो तख्ती थी उन पर लिखा था, वेदांत वापस जाओ, नीलगिरी में खनन बंद करो। जो प्रदर्शनकारी थे, जो प्रदर्शन कर रहे थे, वो लोग जिस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं 16.1 में नीलगिरी जनजातियों का एक प्रदर्शन, जिसमें लोग अपनी मांगों को लेकर के खड़े थे या फिर उसे वो क्या करना चाह रहे थे, रोकना चाह रहे थे कि वे ऐसा ना करें। तो उसमें क्या लिखा हुआ था कि वेदांत वापस जाओ, नीलगिरी में जो खनन हो रहा है उसे बंद करो। आइए अब एक घटना के कारणों को समझते हैं। सरकार का मानना था कि विकास के लिए इस परियोजना की आवश्यकता है। तो इस घटना के माध्यम से यहाँ पे कुछ बातें बताई गई है जिसे हमें समझना है कि सरकार का मानना था कि विकास के लिए मतलब विकास हो इसके लिए परियोजना की आवश्यकता थी। एक परियोजना में 1 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पादन वाली एल्यूमिनियम रिफाइनरी, 3 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पादन वाला बॉक्साइट खान, कालाहांडी जिले के लंजीगर में 75 मेगावाट का बिजली संयंत्र का निर्माण होना था। तो इन जगहों पर क्या है, इन परियोजना के माध्यम से विकास के लिए की जा रही थी, जो कि इस परियोजना के अंतर्गत 1 मिलियन टन प्रति वर्ष जो उत्पादन होती है ना एल्यूमिनियम रिफाइनरी, और जबकि 3 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पादन वहाँ किसका हो रहा था, बॉक्साइट खान के द्वारा किया जा रहा था। तो कालाहांडी जिले से वहाँ पे लंजीगर से 75 मेगावाट की बिजली का उत्पादन मतलब बिजली उत्पादन किए जा रहे थे। इन सब के लिए 4,000 करोड़ रुपए का निवेश क्षेत्र में होना था, जिससे वहाँ रोजगार के अवसर बढ़ते। तो यहाँ जो खर्च निवेश हो रहा था मतलब रुपए जो निवेश हो रहे थे उससे रोजगार के अवसर क्या होते, बढ़ते। लेकिन आगे देखते हैं और कुछ भी बातें बताई गई हैं।
दूसरी ओर जिन लोगों ने खनन का विरोध किया था वे लोग नियमगिरी क्षेत्र के स्थानीय निवासी थे, जिन्होंने क्या है मतलब मानव श्रृंखला बना करके जिन लोगों ने खनन को रोकने का प्रयास किया था वो कहाँ के निवासी थे? नियमगिरी क्षेत्र के स्थानीय वहीं के रहने वाले लोग थे। यह एक जनजातीय क्षेत्र मतलब जनजातीय लोग वहाँ रहते हैं, जहाँ डोंगरिया, कोंड, डोंगरिया कूत और अन्य जनजातीय लंबे समय से निवास करते हैं। नियमगिरी पहाड़ी का नाम नियम राजा पेनु नामक एक राजा के नाम पर पड़ा था। जो नियमगिरी पहाड़ी जिसके नाम से बनी थी वो क्या है? नियम राजा पेनु नामक एक राजा के नाम से उस क्षेत्र का नाम पड़ा था। इस क्षेत्र में रहने वाले जनजातियां आज भी इस पहाड़ी की पूजा नियम राजा के रूप में करती हैं। मतलब उस क्षेत्र को जिस तरीके से वहाँ उस पहाड़ी का नाम नियम राजा के नाम से रखा गया था तो उसकी वो बहुत ही क्या करती थी? पूजा करती थी उस पहाड़ी की। उनका मानना था कि नियम राजा उनकी रक्षा करता है। ये लोग नियमगिरी क्षेत्र में मिलने वाले वन्य जीव, नदी, झरनों आदि से ही अपना जीविका कमाते हैं। मतलब वहाँ के जो नियमगिरी पहाड़ी में जो रहने वाले लोग हैं वहीं से जो भी चीज़ें वहाँ से प्राप्त होती हैं उन पहाड़ी क्षेत्रों से, उन्हीं से ही अपने जीविका के जो साधन या जो भी आवश्यकता है वो वहीं से पूरा करते हैं। इस प्रकार यहाँ रहने वाले लोगों के जीवन का आधार नियमगिरी पहाड़ी है और यहाँ फैली प्राकृतिक संपदा ही है। तो यहाँ पे रहने वाले लोगों का जो मुख्य आधार यही है कि वो वहीं से नियमगिरी पहाड़ी से जो भी चीज़ें खाने पीने की या जो भी आवश्यकता की चीज़ें उनसे प्राप्त होती थी वो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद थी और वो उनकी एक प्राकृतिक संपदा भी। अगर यहाँ खनन होता तो इन लोगों को यहाँ से विस्थापित होना पड़ता और इनकी जीविका के साधन छीन जाते। तो अगर उन नियमगिरी क्षेत्र में अगर खुदाई होती, खनन होता तो उस स्थिति में वहाँ में जितने भी लोग हैं या वो आसपास में जितने भी लोग हैं उन लोगों को विस्थापित एक जगह से दूसरी जगह क्या कर दिया जाता? जाना पड़ता या विस्थापित कर दिया जाता। और साथ ही साथ जो उनके जीविका के साधन हैं जो कि नियमगिरी पहाड़ी से उनको प्राप्त होती है तो वो सारे साधन भी उनसे क्या हो जाते? छिन जाते। इसलिए नियमगिरी के जो लोग थे उन्होंने क्या है इस जो खनन हो रही है उस खनन को रोकने का उन्होंने पूरा प्रयास किया। अब आगे देखते हैं। जब से सरकार और कंपनी के बीच समझौता हुआ था तब से ये जनजातियाँ खनन परियोजना का विरोध कर रही थी। मतलब जब सरकार और कंपनी के बीच में यहाँ पे खनन को लेकर के क्या हुई थी? समझौता हुई थी। तभी से लेकर के वहाँ पे जो रहने वाले जो जनजातीय लोग हैं उन लोगों ने इस परियोजना का क्या है विरोध वो कर रहे थे। इसके लिए इन लोगों द्वारा एक लंबा शांतिपूर्ण संघर्ष लिया गया। कुछ अन्य समाज सेवियों ने भी जनजातीय लोगों की मदद की। इधर मतलब वो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने अपने मांगों को लेकर के या जिसका वो विरोध कर रहे थे उसके लिए उन्होंने डट कर सामना किया और उन्होंने एक लंबा सफ़र शांतिपूर्वक उन्होंने ये संघर्ष भी कायम रखा। और इनकी मदद के लिए जो समाज सेवी समाज के लिए सेवा करते हैं उन लोगों ने भी इन जनजातीय लोगों की भी उन्होंने मदद की। सरकार द्वारा जनजातियों की मांग पर परियोजना की जांच के लिए कई समितियां गठित की गई थी। सरकार के द्वारा जो कि जनजातीय लोगों की जो मांग पर परियोजना की जांच के लिए क्या किए थे उन्होंने समिति या फिर लोगों के द्वारा बनाई गई संगठन समिति बनाई गई थी। इन समितियों ने यह पाया कि कंपनी ने गलत तरीके से खनन की अनुमति प्राप्त की थी। जब जो समिति गठित की गई थी जब उस परियोजना के अंतर्गत उसकी जांच पड़ताल की गई थी तो कंपनी ने क्या की थी कि गलत तरीके से खनन की अनुमति वो प्राप्त किए हुए थे। आगे देखते हैं। जनजातीय क्षेत्र में खनन करना पीसा एक्ट, जिसके तहत जनजातीय वनांचलों में पंचायतों को कई अधिकार दिए गए थे का उल्लंघन था। ये बहुत बड़ा एक जो वहाँ के लोगों को या फिर जो भी कहना चाहिए वहाँ पे रहने वाले जो लोग थे उनको एक जनजातीय क्षेत्र में विशेष अधिकार दिया जाता है।
तो यहाँ वही चीज़ बताई गई कि जो जनजातीय क्षेत्र में जो खनन करना था, है ना, तो वो पीसा एक्ट के तहत जहाँ पे जनजातीय लोगों का वनांचल, मतलब उस वनों पे उन जनजातीय लोग रहते हैं, तो वहाँ पे पंचायत के द्वारा भी उनको क्या दिए जाते हैं, अधिकार दिए गए थे, उसका भी क्या हुआ था, उल्लंघन था। नियमगिरी के जनजातीय लगातार जुलूस प्रदर्शन और वेदांत कंपनी के प्रवेश का विरोध करते रहे। तो इस तरीके से जो नियमगिरी के जनजातीय लोग उन्होंने लगातार बहुत कोशिशें की, लगातार वो जुलूस निकालते रहे, प्रदर्शन करते रहे, और जो कंपनी वहाँ खनन करना चाह रही थी उन्हें प्रवेश करने का उन्होंने प्रवेश नहीं करना देना चाहते, तो उन्होंने हमेशा उनका विरोध किया। उनकी ओर से सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई। 2013 में सर्वोच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण निर्णय आया, जिसके अनुसार पीसा एक्ट के तहत जनजातीय क्षेत्र की 12 ग्राम सभाओं को इस बात के लिए मतदान करना था कि नियमगिरी में खनन होगा या नहीं। ये 2000 किसके द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई, जो कि 2013 में सर्वोच्च न्यायालय में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जिसमें पीसा एक्ट के तहत जो वहाँ पे रहने वाले लोगों को या फिर कहें जनजातीय लोगों को क्या है, 12 ग्राम सभाओं को इस बात के लिए वहाँ पे मतदान करना था कि उन जगहों पर खनन होगा या नहीं होगा, इस बात को लेकर के वोटिंग होनी थी। अंततः सभी ग्रामवासियों ने एक मत होकर खनन के विरोध में मतदान किया। तो इस तरीके से वहाँ के सभी लोगों ने, ग्राम सभाओं ने एक मत होकर, मतलब एक विचार को लेकर के खनन का जो मतदान था उसको उन्होंने मतदान किया। और आगे देखते हैं, विरोध का उन्होंने मतदान किया। इस प्रकार जनजातीय लोगों ने नियमगिरी के प्राकृतिक संसाधनों पर अपने परंपरागत अधिकारों की लड़ाई एक लंबे समय के बाद जीत हुई। तो उस वोटिंग के बाद क्या हुआ कि जनजातीय लोगों ने किस तरीके से नियमगिरी के जो क्षेत्र थे, प्राकृतिक संसाधनों को अपनी परंपरा अधिकार, जो मतलब वो सदियों से जहाँ वो रह करके वहाँ के संपदा या जो चीज़ें हों, उन अधिकारों या फिर उनकी जो चीज़ें थी उनको वो प्राप्त कर सके। और इस लड़ाई में एक लंबा समय लगा, जिसमें अंततः उनकी क्या हुई, जीत हुई। अब आगे देखेंगे 16.1.2 में सूचना के अधिकार का संघर्ष। अभी आपने उड़ीसा के जनजातियों की कहानी को समझने का प्रयास किया था। आइए अब हम एक और जन आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। मध्य राजस्थान के जिले अजमेर, भीलवाड़ा, पाली और राजसमंद सूखा प्रभावित जिले हैं। यहाँ छोटे किसान और मजदूर जीवन यापन के लिए सरकार की योजना, अकाल राहत कार्य और अन्य सरकारी योजनाओं पर निर्भर है। यह क्या है, एक दूसरी जगह की यहाँ पे जनजातीय लोगों कहें या फिर वहाँ पे रहने वाले जो सूखा प्रभावित क्षेत्र या जिलों में रहने वाले जो एक छोटे किसान या फिर मजदूर, जो उनके जीवन यापन किस तरीके से होते हैं या फिर कहें उनका जो वो सरकारी योजना के अंतर्गत जो राहत या सहयोग प्राप्त होती है या सरकारी योजनाओं पर जो भी योजनाएं प्राप्त होती है उसी योजनाओं पर वो निर्भर रहते हैं। इनमें से अधिकतर योजनाएं पंचायतों द्वारा चलाई जाती है। जो कहना है जो योजनाएं जो आती है उन पर अधिकतर योजनाएं कहाँ हैं, पंचायतों द्वारा चलाई जाती है। इन क्षेत्रों में काम के बदले न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल पाती। 1857 से 88 में जब न्यूनतम वेतन 11 रुपये था, आमतौर पर पुरुषों को 7 या 8 रुपये के हिसाब से और महिलाओं को 5 या 6 रुपये के हिसाब से क्या दी जाती थी, मजदूरी दी जाती थी। जब योजनाएं किसके अंतर्गत हो रही थी, पंचायतों के द्वारा अधिकतर कार्य किए जाते थे। तो उनको क्या है, उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को काम के बदले में जो न्यूनतम मजदूरी दी जाती थी वो उनको सही तरीके से नहीं दी जाती थी। परेशान होकर यहाँ के मजदूरों द्वारा अपने कार्य की न्यूनतम मजदूरी की मांग की जाने लगी। जब ये सही तरीके से उनको मजदूरी नहीं दी जा रही थी या सही हिसाब से उनको मजदूरी नहीं मिलती थी, तो मजदूरों ने अपने कार्यों की न्यूनतम मजदूरी की उन्होंने मांग करने लगे।
कई सरकारी कार्यालयों में शिकायत के बाद भी मजदूरों को पूरी मजदूरी नहीं मिली। इस पर मजदूरों ने संगठित होकर आंदोलन करने का विचार किया। जब सरकारी कार्यालयों में जब इन बातों को लेकर के शिकायतें दर्ज की गई तो भी उन मजदूरों को उनकी पूरी मजदूरी नहीं मिली। तब मजदूरों ने क्या किया, संगठन बना करके उन्होंने इन सब के खिलाफ आंदोलन करने का उन्होंने सोचा। इसके लिए 1 मई 1990 में मजदूरों ने मजदूर किसान शक्ति संगठन भी बनाया। मतलब 1 मई 1990 में किसके द्वारा, मजदूरों के द्वारा बनाया गया ये संगठन बनाया। कुछ समाज सेवियों ने इस संगठन का नेतृत्व किया। कुछ जो समाज सेवी थे उन लोगों ने इस जो संगठन बना हुआ था मजदूर किसान शक्ति संगठन, उस संगठन का उन्होंने नेतृत्व, उसे संचालन या सही दिशा दिखाने का भी उन्होंने कार्य किया। मजदूर किसान शक्ति संगठन ने पूरी मजदूरी के लिए सरकारी दफ्तरों के बाहर कई धरने दिए, भूख हड़ताल की, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। जो यहाँ पे मजदूर किसान संगठन के द्वारा जो प्रयास की जा रही थी या अपनी मांगों को लेकर के वो आंदोलन कर रहे थे, लेकिन कितने दिनों तक उन सरकारी दफ्तरों या ऑफिसों के बाहर वो धरने भूख हड़ताल करने, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मजदूरों को बताया जाता था कि उनके द्वारा काम कम किया गया है, इसलिए मजदूरी भी कम मिलेगी। जब उन्होंने अपनी मांगों को लेकर मांग किया तो मजदूरों को बताया कि आप लोगों ने कम काम किया है, इसलिए आप लोगों को मजदूरी भी कम दी गई है। इस पर संगठन ने तय किया कि एक गांव के 12 मजदूर अपना कार्य पूरी ईमानदारी से करेंगे, साथ ही वे अपने कार्य की नाप भी खुद ही करेंगे। लेकिन ऐसा करने के बाद भी इन मजदूरों को पूरी मजदूरी नहीं मिली। जब गांव के मजदूरों ने संगठन बनाकर 12 मजदूरों ने अपनी पूरी ईमानदारी से काम किया तो भी, और साथ ही उसका जो लेखा जोखा मतलब कितने दिन उन्होंने कार्य किया इसकी जानकारी वो स्वयं भी रखे, लेकिन इन सारे मतलब कहना चाहिए उन्होंने ईमानदारी से करने के बावजूद भी उनकी पूरी मजदूरी नहीं मिली। इसके बाद क्षेत्र के मजदूर और किसानों ने मजदूर किसान शक्ति संगठन के साथ मिलकर क्या किया, आंदोलन किया अपनी मांगों को लेकर। एक लंबे समय के बाद केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप से इन 12 मजदूरों को पूरी मजदूरी मिली। तो लंबे संघर्ष के बाद इन्हें भी अपनी मांगों या जो जितने दिन तक उन्होंने कार्य किया था उस मांग को लेकर के केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से तब उन 12 मजदूर जो थे उनको उनकी पूरी मजदूरी मिली। इस सफलता के बाद मजदूरों ने अपने काम और उसके बदले में मिली मजदूरी का रिकॉर्ड रखना प्रारंभ कर दिया गया। जब उन 12 मजदूरों को जब पूरी मजदूरी मिल गई तब उसके बाद बाकी जो मजदूर थे उन्होंने भी अपने काम और उसके बदले में जो मिली मजदूरी थी जो भी मिली थी उसका उन्होंने लेखा जोखा रखना शुरू किया। सरकार के द्वारा मजदूरों के काम और मजदूरी का रिकॉर्ड जिस रजिस्टर में रखा जाता था उसे मास्टर रोल कहते हैं। किसके द्वारा, सरकार द्वारा मजदूरों के काम और मजदूरी का जो रिकॉर्ड या जिस रजिस्टर में रखा जाता है उसको मास्टर रोल कहते थे। मजदूरों ने मास्टर रोल पर भी ध्यान देना शुरू किया, जहाँ पे उनकी जानकारी या कितने दिन उन्होंने कार्य किया है इसकी जानकारी दर्ज रहती थी, तो उसे भी मजदूर उन्होंने भी ध्यान देना शुरू कर दिया। सरकारी रिकॉर्डों से मजदूरों को पता चला कि स्थानीय अधिकारियों और सरपंचों द्वारा मजदूरों को उतने वेतन का भुगतान नहीं किया गया जितने की सरकार ने उनके कार्य के लिए दिया था। तो यहाँ क्या हो रही थी कि कहना चाहिए जो मजदूरों के साथ सही तरीके से या उनकी मजदूरी का सही पैसा उनको नहीं दिया जा रहा था। तो जब सरकारी रिकॉर्ड में जब मजदूरों ने पता लगाया देखा तो देखे कि स्थानीय जो अधिकारी थे और सरपंचों ने क्या किया कि उन मजदूरों के वेतन का भुगतान उन्होंने उस वेतन का जो जितने दिन उन्होंने कार्य किए हैं उसका भुगतान उन्होंने नहीं किया, और जितने कि सरकार ने उनके कार्य के लिए जो पैसे दिए थे वो उनको मिले। कई तरह के भ्रष्टाचार के मामले सामने आए। इस तरीके से और भी जब जानकारी मिली तो इस तरीके से और भी अन्य मामले सामने देखने को मिले।
जैसे ऐसे लोगों के नाम से भुगतान किया गया था जो उस गांव में पिछले कई वर्षों से नहीं रह रहे थे। मतलब उन जानकारी से जब देखा गया, पता चला, तो देखे कि उन लोगों के नाम भी उसमें उनको भी दिखाया गया या उनको भुगतान किया गया है जो कि पिछले कई सालों से उस गांव में रह ही नहीं रहे थे। कुछ सरकारी अधिकारियों के नाम पर भी मजदूरी का भुगतान किया गया था। पता चला तो उसमें कुछ अधिकारियों के नाम भी उस मजदूरी के भुगतान पर उनका नाम लिखा हुआ था। मजदूरी कम दिन की गई और भुगतान अधिक दिन किया गया था। तो उसमें क्या दिखा, उनको पता चला कि जो मजदूरी कम दिन के थे लेकिन भुगतान क्या है, अधिक दिन का लिया गया था। ऐसे भवन कागजों में बने जो कभी बने ही नहीं थे। तो ऐसे कई ऐसे कागज सामने दिखे उनको कि जो कि पहले कभी नहीं हुए थे। अब आगे देखते हैं जन सुनवाई। अब मजदूर जान चुके थे कि सरकार तो उनकी मजदूरी पूरी देते हैं, लेकिन जो अधिकारी और पंचायत के लोग मजदूरों को मजदूरी देते थे वे क्या करते थे, भ्रष्टाचार करते थे। मतलब अब मजदूरों को ये पता चल गया था कि सरकार तो उनकी मजदूरी पूरी देती है, लेकिन अधिकारी और जो सरपंच है उनकी मजदूरी पूरी नहीं देती, जो कि पूरी तरह क्या है, भ्रष्टाचार कर रहे थे। मजदूरों को समझ आ गया था कि यह मामला केवल मजदूरी का ही नहीं। अब मजदूरों ने सरकारी रिकॉर्डों को देखने की मांग की, लेकिन सरकारी अफसर रिकॉर्ड दिखाने के लिए तैयार नहीं थे। जब मजदूरों को ये सारी चीज़ें पता चली तो सरकारी रिकॉर्ड जो होती है जिसमें उनके कार्य का विवरण होता है, तो उसको जब देखने की मांग की तो जो सरकारी अफसर थे वो उन्हें दिखाने से मना कर दिए, तैयार नहीं हुए। इसलिए संगठन ने तय किया कि वे क्षेत्र के गाँव में सभी लोगों को सरकारी कार्यों के भ्रष्टाचार के बारे में बताएंगे। इसके लिए संगठन ने कई जन सुनवाई की थी। तो इस तरीके जो संगठन ने जो बनाया गया था उसमें लोगों में सभी लोगों को इस भ्रष्टाचार कार्य के बारे में बताया गया और लोगों को संगठित होकर इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इस लेसन से यहीं तक पढ़ेंगे। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, कमेटी ऑफ 100 ब्रिटेन में शांति आंदोलन सफलतापूर्वक क्यों नहीं कर पाए, कारण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, जापान में शांति के लिए निशस्त्रीकरण आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, शांति आंदोलन के उद्देश्य लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4, सूचना का अधिकार का सर्वाधिक लाभ लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5, सुनवाई से जनता को हुए अनुभव को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6, नियमगिरी सत्याग्रह की जीत किनके निर्णय से हुई। ये क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, सटीक रूप से आंसर देना है, बहुत विस्तार आप लोगों को नहीं करना है। आज के लिए यहीं तक। थैंक यू स्टूडेंट्स।